स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कीर्ति क्लासेस में। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। एमपी टेट, सी टेट, यूपी टेट, स्पेशली जो 20 अगस्त को जो आपका सी टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सारे क्वेश्चंस जो हैं, और एक एक करके क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। और ये हमारी क्लास सेकंड रहने वाली है ईवीएस की। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है इसका तो मैं लिंक डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ जाके इसको देख सकते हैं। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ इको मार्क किन उत्पादों के लिए दिया जाता है। यहाँ पर हमारे ऑप्शंस हैं पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए, उच्च व श्रेष्ठ उत्पादों के लिए, कुटीर व लघु उद्योगों के उत्पाद के लिए व कम कीमत के ज़्यादा उत्पादों के लिए। तो इको मार्क टर्म जो होता है ये जो है बेसिकली एनवायरमेंटल फ्रेंडली, जो हमारे जितने भी उत्पाद जो बनते हैं, जो प्रोडक्ट्स जो बनते हैं, जो एनवायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं उनके लिए दिया जाता है। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहेगा पर्यावरण अनुकूल उत्पादों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व वन्य दिवस मनाया जाता है। तो विश्व वन्य दिवस कब मनाया जाता है? इसमें हमारे पास ऑप्शंस हैं 1 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, 6 अक्टूबर और 20 अक्टूबर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहने वाला है वो रहने वाला है 1 अक्टूबर। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे जुड़ सकें। और आज मैं आपको लास्ट में बताने वाली हूँ अपना टाइम टेबल कि मैंने किस तरीके से पढ़ाई की और कैसे मैंने अपने गोल को अचीव किया, जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। ठीक है, तो वीडियो में बने रहिए और छोड़ के मत भागिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है उसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है हमारा क्षारीय मृदा सुधार में प्रयुक्त होने वाला खनिज क्या है। देखिए यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है क्षारीय मृदा सुधार, इसका मतलब क्या है कि जो सॉइल है ना बेटा उसकी पीएच होती है, आपने पढ़ा होगा पीएच होता है। पीएच जो होती है एक पीएच स्केल होता है जिसकी रेंज जो होती है वो 0 से लेकर 14 तक होती है। तो जिनकी रेंज 7 से 14 के बीच में आती है वो मेरे कौन से होते हैं, वो हमारे बेस होते हैं। जो 7 से कम होते हैं, पीएच जिनकी 7 से कम होती है वो हमारे कौन से होते हैं, एसिडिक होते हैं। तो कभी कभी क्या होता है कि जो सॉइल जो होता है उसमें बेस का अमाउंट बढ़ जाता है, तो उसको जो हमारी क्रॉप के लिए क्या नहीं रहता, सुटेबल नहीं रहता। तो उस जो खनिज जो है या फिर जो बेस वाला जो उसमें पार्ट आ गया या जो एक्स्ट्रा बेस जो है, जो पीएच जो उसकी बढ़ चुकी है उसको इम्प्रूव करने के लिए उसमें कुछ सब्सटेंसेस मिलाए जाते हैं जिससे कि उसकी जो पीएच है वो कैसी हो पाए, न्यूट्रल हो पाए या वो प्लांट के लिए सुटेबल हो पाए। तो यहाँ पर जो हमारे पास ऑप्शंस है वो ऑप्शंस हैं फेल्सपार, कैल्साइट, मैग्नेटाइट और पाइराइट। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा पाइराइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के लिए हानिकारक है क्योंकि यह ओजोन परत को नष्ट करती है। सेकंड, यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करके ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। यह कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता वातावरण में कम करती है। या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहूँगी यहाँ पर बेटा जी। साइंस में भी कई बार आया है ये क्वेश्चन और वैसे भी ये क्वेश्चन हम कहेंगे तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग जो है, आपको पता है कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल होता है जो कहाँ प्रेजेंट होता है, आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है। 1 हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है और इस ऑक्सीजन के साथ जो हीमोग्लोबिन का जो रिलेशन है इसे बोला जाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाता है इसको। लेकिन जो हमारा हीमोग्लोबिन है ना, इसकी एक नेचर है कि वो ऑक्सीजन से ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड के प्रति सेंसिटिव है। अगर इसे ऑक्सीजन ना मिलकर यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी तो ये क्या काम करेगा, ये ऑक्सीजन को अपने साथ ना लेकर किसको अपने साथ ले जाएगा, ये अपने साथ ले जाएगा ये जो हीमोग्लोबिन है वो अपने साथ CO कार्बन मोनोऑक्साइड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, क्योंकि इसने पूरी बॉडी में कार्बन मोनोऑक्साइड को सर्कुलेट कर दिया तो बॉडी में पॉइजनिंग हो जाती है। दैट इज़ कॉल्ड एज, जिसको बोला जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग में क्या होता है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ना जाके कार्बन मोनोऑक्साइड पूरी बॉडी में क्या हो जाता है, रेगुलेट हो जाता है, जिसकी वजह से बॉडी में
डेथ भी हो सकती है जो इंसान होता है उसकी। और ये नॉर्मल किस केस में होता है, कभी आपने देखा होगा कि आदमी भैया दम घुटने की वजह से मर गया, कहीं पर आग लगी हुई थी, उस धुएं से दम घुटने की वजह से मर गया। तो जो धुआं जो निकल रहा है वो धुएं के अंदर ही कार्बन मोनोऑक्साइड है। जहाँ पर इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब हम जला रहे हैं और धुआं हो रहा है तो धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या काम करती है, वो ऑक्सीजन के साथ कॉम्पिटिशन करती है और हीमोग्लोबिन के साथ खुद अटैच हो जाती है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा उत्तर रहेगा, इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा यह हीमोग्लोबिन से क्रिया करने के लिए ऑक्सीजन से प्रतियोगिता करती है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नाभिकीय विकिरणों द्वारा सबसे पहले प्रभावित होने वाला मानव शरीर का अंग है। नाभिकीय विकिरण क्या होता है, जो भी एटॉमिक रेज, जो भी रेज निकलती हैं वो रेज काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होती हैं। क्यों हार्मफुल होती हैं, क्योंकि ये सीधे, जैसे ये मेरी एक सेल है तो यहाँ पर जो सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम्स हैं तो ये क्या काम करती है, सीधे क्रोमोसोम्स पर असर डालती हैं, सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स पर। अगर क्रोमोसोम्स, आपको पता है क्रोमोसोम्स क्या हैं, क्रोमोसोम्स जो हैं वो किससे बने हुए हैं, वो डीएनए से बने हुए हैं। जो क्रोमोसोम्स हैं वो बने हुए हैं हमारे डीएनए से। और डीएनए, जैसे मैं ये बोलूँ कि ये मेरा डीएनए है, तो डीएनए पर जब ये असर करेंगी तो जो डीएनए का जो जीन्स का जो सीक्वेंस है वो चेंज हो सकता है। सपोज़ मैं एक जीन एग्जांपल के लिए बता रही हूँ, एक जीन है जो है ABCD। अब ये जो एक जीन है वो किसी पर्टिकुलर ट्रेट के लिए या कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब क्या काम किया, किसी भी वजह से ये जो रेडिएशंस आई, इन रेडिएशंस की वजह से क्या हुआ, रेडिएशंस की वजह से यहाँ पर ये C हो गया और ये B हो गया। मतलब कि जो जीन ऑर्डर था उसमें क्या हो गया, चेंज हो गया, जिसे हम म्यूटेशन कहते हैं। तो जो नाभिकीय विकिरण होता है वो क्रोमोसोम्स में जो डीएनए है उसमें म्यूटेशन कर देता है, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स जनरेट हो रहे हैं उनमें बदलाव हो जाता है। साथ ही साथ ये एटमॉस्फेयर में पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। ये पॉल्यूशन जो है, जो एयर पॉल्यूशन जो है वो आपको पता है, वी आर इनहेलिंग द एयर, एयर को अंदर ले रहे हैं, उससे हमारे लंग्स में इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम डायरेक्टली आँखों से देख रहे हैं किसी चीज़ को तो हमारे आइज़ में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये इसके क्या हैं, डिफरेंट हमारे पार्ट्स हैं। लेकिन यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए हैं उन ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इस ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारे पास जो 4 ऑप्शन हैं, यकृत, मस्तिष्क, फेफड़ा या अस्थिमज्जा, तो सबसे ज़्यादा जो असर पड़ेगा वो हमारा जो पड़ने वाला है इसमें वो पड़ेगा बेटा जी फेफड़े पर। जो फेफड़े हैं उनमें सबसे ज़्यादा असर पड़ता है इसका, क्योंकि जब हम इनहेल करते हैं तो उससे क्या होता है कि बॉडी में इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है सौरिक ऊर्जा को, यहाँ पर हमारा जो क्वेश्चन है ये सौरिक ऊर्जा, मतलब सौरिक ऊर्जा, कंफ्यूज मत होना, सौरिक ऊर्जा मतलब होता है सोलर रेज जो होती हैं या सन रेज जो होती हैं, उस जो सौरिक ऊर्जा या मैं कहूँगी सौर ऊर्जा, यहाँ मैं लिख सकती हूँ सौर ऊर्जा। तो जो बेटा जी मेरी जो सौर ऊर्जा है, इस सौर ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन जो होता है उसे क्या कहते हैं, तो आपने पढ़ा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर क्या काम करता है, यहाँ पर ग्लूकोज बनाता है। और ये किसकी प्रेजेंस में होती है, ये जो प्रोसेस है वो होती है इन प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, ये हमारी क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल क्या काम करता है, और यहाँ पे एक और चीज़ आपने पढ़ी होगी सनलाइट होती है। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है उसमें जो मेरा क्लोरोफिल है वो सन रेज को लेके, सोलर रेडिएशंस को लेके उससे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रहा है। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि सौरिक ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन करना जो है वो क्या है, श्वसन है, श्वसन है, प्रकाश संश्लेषण है या रसायन संश्लेषण है। तो सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना है, दिस इज़ फोटोसिंथेसिस। और किसकी हेल्प से होता है, तो ये आप याद रखेंगे क्लोरोफिल पिगमेंट जो होता है वो ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, जो किसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो हमारे प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट होता है। और बेसिकली ये क्या काम करता है, ये सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, श्वसन जो है वो इसका उल्टा हो जाएगा जस्ट। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसके लिए हमारा आंसर रहेगा प्रकाश संश्लेषण। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है इम्पॉर्टेंट, हर बार सीटेट में भैया इससे क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये ध्यान रखना, सीटेट में इस टाइप का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लो उसको। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है भैया।
क्या है, सतत और व्यापक मूल्यांकन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। इसके 2 या 3 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, सतत का मतलब होता है रेगुलर, लगातार, और व्यापक का मतलब होता है हर एक फील्ड में। अगर आपके सामने कोई बच्चा है, एक और चीज़ ध्यान रखना जब भी आप पेपर कर रहे हो तब, कि जो पूरा एजुकेशन सिस्टम है वो हमारा बच्चे के ऊपर केंद्रित है, बाल केंद्रित शिक्षा है। तो बच्चे की गलती आप कैसे भी नहीं बता सकते हो कि बच्चा किसी भी तरीके से गलत है। अगर बच्चे को समझ नहीं आ रहा ना, फिर भी वो आपकी गलती होगी, कहीं ना कहीं आपको ही अपना मेथड चेंज करना पड़ेगा। तो बच्चे के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि सीटेट क्या काम करता है, जो ऑप्शंस देता है वो आपको कैसा काफ़ी कंफ्यूज कर देता है। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में सेट कर लीजिए कि जो भी गलती होगी वो टीचर की ही होगी, या जो मेथड है या जो हम कहना चाहिए जो भी हम तरीका यूज़ कर रहे हैं वही गलत होगा, लेकिन बच्चे की कोई गलती नहीं हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सतत और व्यापक मूल्यांकन जो है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता ही आता है। क्या है, सतत का मतलब होता है रेगुलर, मतलब आपको किसी भी बच्चे का जो वो है मूल्यांकन है, आप किसी भी जो बच्चा है उसको हमेशा देख रहे हो। ठीक है, आपकी क्लास में अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि आप टेस्ट लोगे तभी आप ये पता कर पाओगे कि बच्चा कितना जानता है या नहीं जानता। आप अगर उसको पढ़ा रहे हो तो भी आपको क्या होगा, आपको ये पता रहेगा कि हाँ मेरा बच्चा जो है वो इतना जानता है, ये इसको इतना जानने की ज़रूरत है। तो ये होता है रेगुलर। आप किसी चीज़ को, वो आपको कैसे पता चला कि आप उसके आप पर क्या काम कर रहे हो, उस पर आप ध्यान दे रहे हो, है ना। तो यहाँ पर है कि कौन सा इसमें असत्य है। कल भी मैंने एक चीज़ समझाई थी, क्वेश्चन को पूरा पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर ये बोल रहा है कि इनमें से कौन सा असत्य है, असत्य बोल रहा है। तो पहला, सतत और व्यापक मूल्यांकन के सतत पहलू के अंतर्गत मूल्यांकन के सतत और आवधिक पहलू का ध्यान रखा जाता है। मीन जो भी मूल्यांकन हो रहा है, जो आप चेकिंग कर रहे हो, जो बच्चे को आप देख रहे हो, वो लगातार कर रहे हो आप। ठीक है, सेकंड, व्यापक संगठक में विद्यार्थियों के विकास की शैक्षिक और इसके अलावा सह शैक्षिक, बच्चे का केवल पढ़ाई में ही दिमाग है या नहीं है ये चेक करना, या फिर बच्चा जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा, हो सकता है वो ड्राइंग में अच्छा हो सकता है वो स्पीकिंग में अच्छा हो सकता है वो खेल कूद में अच्छा हो। तो जो एजुकेशनल जो स्किल्स हैं या जो उसकी जो कहना चाहिए करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, उनके साथ भी उसकी को करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं, जो पाठ्य सहगामी क्रियाएं वो कर रहा है, आप उसके बारे में भी तो पता करोगे भैया। आप जब मूल्यांकन कर रहे हो, आप किसी एक बच्चे को देख रहे हो तो आप लगातार तो कर रहे हो, साथ ही साथ व्यापक रूप से कर रहे हो। उसके हर एक जितनी भी उसके अंदर प्रतिभाएं छुपी हुई हैं, उन सारी प्रतिभाओं को देखते हुए आप उसका मूल्यांकन कर रहे हो या उसको आप देख रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट है, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है। और फोर्थ है, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकियों का प्रयोग अनौपचारिक आप यहाँ ये सुन लीजिए, इसमें मूल्यांकन की बहुविध तकनीकों का प्रयोग अनौपचारिक रूप से किया जाता है। तो देखो बेटा, यहाँ बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं वो यहाँ अनौपचारिक का मतलब समझ लो। औपचारिक का मतलब होता है फॉर्मल, मतलब कि एक प्रॉपर वो होता है ना कि आज बेटा तुम्हारा पेपर है, तुम घर से पढ़ के आओगे, फिर पेपर देगा, फिर हम मार्क्स देंगे, वो फॉर्मल तरीका हो गया। इनफॉर्मल मतलब जब क्लास में बच्चा है, आप उसको पढ़ा रहे हो, आप उसे हर टाइम देख रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो मूल्यांकन तो लगातार चल ही रहा है। साथ ही साथ उसके जितने भी फील्ड्स हैं, जो जो उसके अंदर प्रतिभाएँ हैं, क्लास में एक लड़की है जिसका नाम है सोनम, अगर वो सब कुछ जानती है या आपको पता है कि ये पढ़ाई में अच्छी नहीं है तो ये किस चीज़ में अच्छी है, तो व्यापक रूप से आप कर रहे हो। तो अब क्या इसमें ऐसा है कि आपने एक औपचारिक रूप से आप करना वो ज़रूरी है आपका? नहीं, औपचारिक रूप से करना ज़रूरी नहीं है। और हर बार जब हम टेस्ट लेते हैं तब ये भी नहीं है कि हम क्या काम करें, हम उसमें उसको अंक दें। तो ये बोल रहा है कि इसमें गलत कौन सा है, असत्य कौन सा है। तो इसके लिए इसका आंसर रहने वाला है, इसमें छात्रों की उपलब्धियों का मूल्यांकन अंकों के रूप में होता है, क्योंकि हर बार ये ज़रूरी नहीं कि जो मूल्यांकन है वो अंकों के रूप में किया जाए। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अंकों के रूप में बिल्कुल नहीं होता है, लेकिन जब मैं सतत और व्यापक मूल्यांकन की बात करूंगी तो वह एक अनौपचारिक प्रक्रिया है जो लगातार चलने वाली है, जिसमें बच्चे के विकास के विभिन्न जो क्षेत्र हैं, उसके अंदर जितनी भी क्षमताएं हैं, जितनी भी प्रतिभाएं हैं, उन सब का मूल्यांकन एक साथ किया जाता है। तो उसमें अंकों का कोई रोल नहीं है। और ये मैं इतना लंबा मैंने इसलिए एक्सप्लेन किया क्योंकि इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा पेपर में, चाहे कैसा भी पेपर आए, इसमें एक क्वेश्चन तो मिलेगा ही। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित करता है। मीन्स जो भैया एक प्राइमरी स्कूल में पढ़ा रहे हो, मैं पढ़ा रही हूँ इस समय, तो अगर मैं ईवीएस पढ़ा रही हूँ तो ये भी चीज़ ध्यान रखना कि जो ईवीएस है वो कौन सी क्लास के लिए है, 3rd to 5th के लिए ईवीएस है। ठीक है, जो ईवीएस जो शुरू किया गया है, जो एनवायरमेंटल साइंस है, वो 3rd to 5th के लिए है, तो बच्चों को जो पढ़ाया जाता है। तो अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हो तो आप क्या निरूपित कर रहे हो, आप क्यों पढ़ाया जा रहा है बच्चे को, ये पूछ रहा है इन शॉर्ट वो। तो भैया क्यों पढ़ाया जा रहा है, हमारे पास ऑप्शंस हैं। विद्यालयों में बच्चों के अनुभवों का बाहरी दुनिया से जोड़ना, बच्चा जो अनुभव कर रहा है उसको बाहरी दुनिया से जोड़ेगा। सेकंड, बच्चों की तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित करना। हम बच्चे को ये सिखाना चाहते हैं कि भैया हवा क्या होती है, पानी क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, एनवायरनमेंट क्या होता है, इसकी क्या परिभाषा है, रिसोर्स क्या होते हैं, इसकी क्या परिभाषा है। तो हम केवल परिभाषाएं सिखाना चाहते हैं उसको। नेक्स्ट, पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन, या पर्यावरण से रिलेटेड जितने भी शब्द हैं ना, जैसे कि अभी मैंने बोला आपसे कि रिसोर्स है, इकोसिस्टम है, ठीक है, एनवायरनमेंट है, बायोटिक फैक्टर्स हैं, एबायोटिक फैक्टर्स हैं, इकोलॉजी है, ये सब शब्द हम जो उससे उनका आकलन करना चाहते हैं कि हमारा बच्चा कितना सीखा है। या अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि वो कौन सी पुस्तकें, क्या हम अपने जो हमारा ज्ञान जो है उसको बढ़ाने के लिए हम बच्चों को क्या काम कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि देखो अब हम में इतना ज्ञान है, अब तुम्हें भी अपना ज्ञान चाहिए तो अब तुम ये वाली बुक्स पढ़ो। तो इसमें कौन सा एक उद्देश्य है जो निरूपित करता है, तो सब समझदार हैं, आप सबको पता है इसका जो आंसर रहने वाला है वो है कि हम बच्चे को जो पर्यावरण का अध्ययन करवा रहे हैं वो बस इसलिए है कि जो बच्चा अनुभव कर रहा है उसे हम बाहरी दुनिया के साथ जोड़ सकें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो डैश को जलाने जो रहेगा वो है, फ्लाई ऐश एक प्रदूषक दहन उत्पाद है जो डैश को जलाने से प्राप्त होता है। इसमें हमारे ऑप्शंस हैं कोल, पत्थर का कोयला, चारकोल, लकड़ी का कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल या सीएनजी। तो आपने देखा होगा जब भी कोल को जलाते हो तो आपने ब्लैक कलर के कुछ सेगमेंट्स या फ्रेगमेंट्स, राख जैसा कुछ उड़ता हुआ दिखाई देगा आपको हवा में, वो जो होता है वही हमारा फ्लाई ऐश है जो कि एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन क्रिएट करता है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा कोल, पत्थर का कोयला। अगला है क्वेश्चन, दूध से प्राप्त प्रोटीन बहुत सारी इकाइयों से मिलकर बनी होती हैं, ये इकाइयाँ क्या हैं। तो बेटा जो प्रोटीन जो है उसकी स्मॉलेस्ट यूनिट, यहाँ पर ये आपको कंफ्यूज करने के लिए दे दिया है कि वो दूध की प्रोटीन है, कैसी प्रोटीन है, तो ये आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर मेन मोटिव है उसका प्रोटीन का पूछने का। आप ये भी पूछ सकता है कि दालों में जो प्रोटीन होती है या सोयाबीन में जो प्रोटीन होती है, वो कुछ भी बोल सकता है, लेकिन मेन मोटिव है आपका कि प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है। तो प्रोटीन जो है वो एक लॉन्ग इस तरीके से चेन लाइक स्ट्रक्चर है, जो स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो क्या है, बस ये अम्ल, अमीनो अम्ल, उच्च गलनांक वाले अम्ल या अकार्बनिक। तो आप याद रखेंगे अमीनो अम्ल जो होते हैं वो इसके यूनिट होते हैं। यहीं पर एक चीज़ और है, ये याद रखना कि अगर आपसे पूछ लिया जाए बेटा कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट जो है इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट होती है ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज या फ्रक्टोज जो होती है वो इसकी यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट जो हैं वो क्या काम करते हैं, सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करने वाले हैं, जो हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो प्रोटीन्स हैं वो बॉडी बिल्डिंग का काम करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट बॉडी में ख़त्म हो जाता है या कम हो जाता है, उस समय जो फैट है वो एक्स्ट्रा अमाउंट में एनर्जी देने का काम करते हैं। तो फैट का नंबर बाद में आता है, पहले जो एनर्जी आएगी वो आपको कार्बोहाइड्रेट से ही मिलेगी, और कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन ग्लूकोज में होगा। और इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन नंबर 130 जो है, इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा अमीनो अम्ल। ठीक है, अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, मानव निर्मित पारिस्थितिकी तंत्र कौन सा है। ऐसा कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है जो मानव ने बनाया है। वन बनाए हैं, फसल, घास स्थल या फिर अलवणीय जल। तो इसमें आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा फसल। फसल परितंत्र जो है वो ह्यूमन मेड है एक तरीके से, क्योंकि ह्यूमन जो है वही फसलों को अपने हिसाब से बनाता है। ठीक है, अब एक चीज़ और समझना, यहाँ पे एक अगर फसल चक्र ना हो तो यहाँ पर एक और टर्म हो सकता है एक्वेरियम। घर में जो एक्वेरियम रखा जाता है, ये एक्वेरियम भी एक तरीके से आर्टिफिशियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल है। मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र मतलब होता है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। तो जो एक्वेरियम है दैट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वन्य जीवों को मारने तथा वनों को काटने से क्या होता है। आप
फॉरेस्ट में रहने वाले जो एनिमल्स हैं आप उनको मार रहे हो, या जो आपके फॉरेस्ट है उसमें जो ट्रीज़ हैं आप उनको काट रहे हो, तो उससे क्या होगा? मृदा अपरदन, सॉइल इरोजन होगा, बाढ़ आएगी, सूखा पड़ेगा, यही सभी। तो आप बहुत ज़्यादा समझदार हैं, आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। इस क्वेश्चन के लिए जो आपका आंसर रहेगा वो रहेगा ये सभी। अगर आप फॉरेस्ट को हटा रहे हो या फिर आप क्या काम कर रहे हो, वन्य जीवों को मार रहे हो, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, चारों ही कंडीशन या तीनों कंडीशन आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका आंसर रहेगा ये सभी। नेक्स्ट इज खाद्य जाल में ऊर्जा का प्रवाह होता है। खाद्य जाल क्या है ये आप समझ लीजिए थोड़ा सा, कि पहले क्या होता है कि जो जैसे कि आपको प्लांट्स हैं, ठीक है, इन प्लांट्स को किसने खाया? इन प्लांट्स को हर्बीवोर्स ने खाया। हर्बीवोर्स को कौन खाएगा? कार्निवोर्स खाएंगे। कार्निवोर्स को कौन खाएगा? टॉप कार्निवोर्स खाएंगे, ठीक है, टॉप कार्निवोर्स खाएंगे। तो इस तरीके से जो एक एनिमल है उसको दूसरा खा रहा है, फिर उसको अगला खा रहा है, फिर उसको अगला खा रहा है। इस तरीके से जो एनर्जी है वो कैसे जा रही है? एक सीधी डायरेक्शन में जा रही है, एक सिंगल वे में जा रही है, ठीक है। तो जब वो खाद्य जाल की बात करते हैं, ये मैं बात कर रही हूँ खाद्य श्रृंखला की। खाद्य श्रृंखला में क्या होता है? खाद्य श्रृंखला में वो एक दिशीय होता है, एक ही डायरेक्शन में जाता है, ठीक है। एनर्जी जो है वो कहाँ जाएगी? एक दिशीय होगी। तो इसके लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा एक दिशीय, एक ही दिशा में जाता है। जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी है वो एक ही डायरेक्शन में होगा, ऐसा नहीं कि अलग अलग डायरेक्शन में जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोजेक्ट टाइगर नामक योजना भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू हुई है? तो इसके बारे में थोड़ा सा आप ये ना इसके थोड़ा एक्स्ट्रा बताना चाहूँगी, इम्पॉर्टेंट है इसलिए। ये जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो 1973 में शुरू किया गया था। किसके द्वारा शुरू किया गया था? इंदिरा गांधी जो हैं उनके द्वारा ये प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो शुरू किया गया था, ठीक है। इंदिरा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? कि उस टाइम पे जो टाइगर थे ना वो 5000 टाइगर थे। उनमें से उनकी जो संख्या थी वो घटकर कितनी रह गई थी? 1827 रह गई थी। अब बहुत ज़्यादा चिंता का विषय हो गया, क्योंकि जो टाइगर थे इनको मारा जाने लगा था इनकी स्किन के लिए। इनकी स्किन से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, या फिर जो इनके दांत वगैरह होते थे उससे भी प्रोडक्ट्स बनाए जाते थे, ऑर्नामेंटल वो बनाए जाते थे, दवाइयाँ ड्रग्स वगैरह बनाई जाती थी स्किन से या फिर इनके बॉडी ऑयल से। तो इसलिए क्या किया था, इन्हें मारा जाने लगा था। तो अब बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई, इसीलिए अब लगा कि अब हमें प्रोजेक्ट टाइगर शुरू करना चाहिए। और ये क्वेश्चन भी आया हुआ है कि प्रोजेक्ट टाइगर कब स्टार्ट किया गया और किसके द्वारा शुरू किया गया। यहाँ पर थोड़ा अलग पूछा है कि कौन से वन्य जीव अभ्यारण्य से शुरू किया गया था। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि जो प्रोजेक्ट टाइगर, जो बाहर से जो टाइगर लाए गए थे, सबसे पहले कहाँ से शुरू किया गया था। तो इसके लिए ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं हमारे पास पलामू कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, रणथंभौर अभ्यारण्य राजस्थान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश। तो मैं आपको बता दूं, आप कंफ्यूज हो सकते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट टाइगर जो शुरू किया गया था वो यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, लेकिन वो पूछ रहा है सबसे पहले कहाँ पर शुरू किया गया था। तो आप ये ध्यान रखेंगे प्रारंभ कहाँ से की गई है। तो जो प्रारंभ जो किया गया है दैट इज़ हमारा कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड, वहाँ से ये शुरू किया गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है इसमें कि जो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान है यहाँ पर भी प्रोजेक्ट टाइगर जो था वो शुरू किया गया था। लेकिन सबसे पहले जो अगर पूछा कि सबसे पहले ये पूछ रहा है तो आप यहाँ ध्यान रखेंगे कि इसमें हमारा आंसर होगा कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज CBSE द्वारा प्रस्तावित समूह परियोजना गतिविधि सशक्त साधन है। मीन्स जो CBSE बोलता है कि बच्चों को ग्रुप में काम करवाओ, ठीक है। तो जब हम बच्चों को एक ग्रुप में काम करवा रहे हैं तो उससे क्या फ़ायदा हो रहा है हमें, ठीक है। रोज़मर्रा के शिक्षण में होने वाले तनाव को दूर करना, कि बच्चों को पढ़ते पढ़ते टेंशन हो जाती है, टेंशन दूर हो जाए। या अनेकता में एकता की संकल्पना का प्रचार प्रसार करना, हमें ये सिखाना है भैया कि हम सब एक हैं और राष्ट्रीयता सिखानी है, राष्ट्र भावना जागृत करनी है उनके अंदर। या फिर राष्ट्रीय सहभागिता, सामाजिक सहभागिता को सुगम बनाना, कि लोग, ये जो बच्चे हैं वो आपस में साथ में मिलकर रहना सीखें, बातचीत करना सीखें, एक दूसरे की परेशानियों को हल करना सीखें, एक दूसरे को समझें। या हमें अपना भार कम करना है, इसलिए तो मैंने पहले बता दिया टीचर के लिए तो कुछ भी फेवर का हो नहीं सकता, तो 4th ऑप्शन तो होएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा
सामाजिक भागीदारिता को सुगम बनाने के लिए हम बच्चे को क्या सिखाना चाह रहे हैं? हम बच्चे को सिखाना चाह रहे हैं कि आप समाज में कैसे रहते हो, किस तरीके से आपको अपना वो करना है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट इज देख लो भैया, तिलचट्टा को बोलते हैं कॉकरोच। ठीक है, कॉकरोच जो है वो किसको, ये शाकाहारी, मांसाहारी, परभक्षी। देखो ए वाला ये दिखा रहा है कि वो शाकाहारी भी है और परभक्षी भी है, ये दोनों है ए वाला जो है। ठीक है, बी वाला ये दिखा रहा है कि यहाँ पर क्या है, वो शाकाहारी है और मांसाहारी दोनों हैं। डी वाला दिखा रहा है वो तीनों हैं और सी वाला मांसाहारी और परभक्षी है। तो तिलचट्टा जो होता है बेटा वो शाकाहारी भी होता है और मांसाहारी भी होता है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा बी, तिलचट्टा जो है वो शाकाहारी मांसाहारी दोनों हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पका हुआ खाना फ्रिज में अधिक समय तक परिरक्षित किया जा सकता है क्योंकि हम जो खाना जो पका हुआ है उसको हम फ्रिज में रख सकते हैं। क्यों रखते हैं हम फ्रिज में? रखने से क्या होता है? रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, या कम तापमान पर भोजन की कमी तत्व घट जाता है, या रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर रोगाणु जो होते हैं वो निष्क्रिय हो जाते हैं। मीन्स अगर कम तापमान है वहाँ पर तो रोगाणु निष्क्रिय हो जाएंगे, या फिर देखो रोगाणु कम तापमान पर या फिर वो निष्क्रिय हो जाएंगे कि नष्ट हो जाएंगे, और या फिर कुछ ऐसे रसायन हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, या कम तापमान पर भोजन की नमी तत्व घट जाता है। बताइए इसके लिए क्या आंसर रहना चाहिए? इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा आंसर नंबर ए, रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं। या फिर ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट इज विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन प्राप्त होती है। तो ये ध्यान रखना, ज़्यादातर कहाँ चले जाएंगे? भेड़ पे चले जाएंगे ना, भेड़ से, खरगोश से, बकरी से या याक से। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन भी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि कहाँ से मिलती है? तो ये खरगोश से मिलती है, ध्यान रखना। कोई नहीं सोचेगा खरगोश से मिलेगी, लेकिन हाँ जो अंगोरा ऊन है वो खरगोश से प्राप्त होती है। ठीक है, नेक्स्ट, गोल्डन राइस में किस विटामिन में धनी होता है? जो गोल्डन राइस होता है उसमें कौन सा विटामिन ज़्यादा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन डी। इस क्वेश्चन के लिए हमारा जो आंसर रहेगा वो रहेगा विटामिन ए। विटामिन ए जो है वो गोल्डन राइस में पर्याप्त और भरपूर मात्रा में मिलता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कच्चे मकान की क्या विशेषता है? भैया बिल्कुल सीटेड बेस्ड क्वेश्चन चल रहा है, एकदम हाई क्लास क्वेश्चन चल रहे हैं। अगर ये नहीं पढ़े तो कुछ नहीं हो सकता। निम्नलिखित में से कच्चे मकानों की क्या विशेषता है? इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की बनी होती हैं। ये पूछ रहा है मकानों की विशेषता है। ठीक है, ये बुलेट वालों को चैन नहीं है बस। कच्चे मकानों की क्या विशेषता है? इनकी दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, या ये तो सही बात है कि हाँ दीवारें कच्ची ईंटों की बनी होती हैं। झोंपड़ियों से अधिक मजबूत तथा स्थायी होते हैं, प्रतिदिन लीपना पड़ता है, इन पर चूने की पुताई होती है। और 3 ऑप्शन दे दिए। ये क्वेश्चन गलत होते ही होते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ के टिक लगा लो कि भैया वो क्या बोल रहा है। तो देखो दीवारें कच्ची ईंटों की होती हैं, करेक्ट है। झोंपड़ियों में अधिक मजबूत और स्थायी होते हैं, ये भी करेक्ट है। इन पर चूने की पुताई होती है, ये भी करेक्ट है। पर डेली लीपना पड़ता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। और आपने जो लीपना भी देखा होगा, जैसे जो कच्ची मिट्टी के जो कच्ची जो घर होते हैं, हमारे जो कच्चे घर होते थे झोंपड़ियों से जो बनते थे उसमें अपन लीपते थे, तो लीपना तो पड़ता था, लेकिन डेली लीपना पड़ता है ऐसा कुछ नहीं है। तो चूने की पुताई होती है जो कच्चे मकान होते हैं उनके लिए। तो इसके लिए जो हमारा आंसर रहेगा वो रहेगा ए, बी और डी जिसमें होगा। तो आंसर हो गया 4, ए, बी, डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित बनाए रखने के लिए आवश्यक है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आपका इकोसिस्टम एकदम बैलेंस्ड रहे तो क्या ज़रूरी है? जीवों की नई प्रजातियों का विकास, की नई प्रजातियाँ, नई स्पीशीज़ आएँ, कीटनाशकों का प्रयोग द्वारा हानिकारक कीटों का विनाश, कि डीडीटी उठा लो और स्प्रे मारो, सारे कीटों को हटा दो। जैव विविधता का संरक्षण, बायोडाइवर्सिटी, इतनी सारी जो वैरायटी हैं हमारे पास एनिमल्स की, प्लांट्स की, इन सबको कंजर्व करना, इन सबको बचाना, या फिर कोई भी नहीं। तो बेटा इकोसिस्टम जो होता है इट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन प्लांट्स एनिमल्स एंड द इको, मतलब कहना चाहिए बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स। बायोटिक फैक्टर्स हैं, इसके साथ साथ यहाँ पर एबायोटिक फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा इकोसिस्टम जो है उसमें संतुलन बनाए रखने के लिए जो बायोडाइवर्सिटी है उसको मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान, वनवर्धन, सृजननिकी या फिर सेरिकल्चर। तो इंग्लिश में समझ लेंगे आप तो आपको बहुत अच्छा रहेगा कि भैया ये जो फसल जो होता है, क्रॉप्स जो होते हैं, इसमें वनवर्धन का मतलब होता है सिल्वीकल्चर, सिल्वीकल्चर, ठीक है। सेरिकल्चर इंग्लिश का ये वर्ड है। सृजननिकी जो है वो ऑर्नामेंटल ब्रांच हो गई एक तरीके की, और सस्य विज्ञान जो है वो हो गई एग्रोनॉमी, ठीक है। तो प्रोडक्शन या फिर स्टडी ऑफ क्रॉप्स जो है वो कहलाता है सस्य विज्ञान। सस्य मीन्स होता है क्रॉप, जिसमें सस्य जो है इसका मतलब होता है क्रॉप, ठीक है। तो यहाँ पर स्टडी ऑफ क्रॉप क्या हो गया हमारा? दैट इज़ सस्य विज्ञान, ठीक है। नेक्स्ट, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो था वो कब लागू हुआ था? वर्ष 1982, वर्ष 1986, वर्ष 1990 या वर्ष 1992? इस प्रश्न के लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा वर्ष 1986 में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम लागू हुआ था। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? आपने देखा जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उनमें मेन हेड कौन रहता है? ठीक है, मुख्यमंत्री रहता है, अध्यक्ष रहता है, राज्यपाल रहता है, या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश रहते हैं। तो बेटा ये आपको ध्यान होना चाहिए और पता होना चाहिए कि जो राज्य सरकार जो हैं, राज्य सरकारों का जो संवैधानिक प्रमुख होता है वो हमारा राज्यपाल होता है। तो इसके लिए आंसर रहेगा राज्यपाल। अगला क्वेश्चन है, आपका एक मित्र हाथों को साफ करने के संदर्भ में आपको निम्न तरीके बताता है। अभी कोरोना आया, सबने हाथ धोना सीख लिया होगा, तो अभी क्वेश्चन तो गलत नहीं होना चाहिए। पहला ऑप्शन है खाना खाने से पहले और बाद में हाथ अवश्य धोना है। ठीक है भैया, ये तो सही सा लग रहा है ना, और ठीक है ना। हाथ धोने के लिए केवल हैंड वॉश का प्रयोग करो। हमारे घर में हैंड वॉश नहीं है तो साबुन है, तो ठीक है, या फिर हमारे पास कुछ और है, हाथ धोने के लिए मिट्टी होती है, बहुत से लोगों के पास कुछ नहीं होता तो मिट्टी है, पेपर सोप है, ठीक है। तो ये तो मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। हाथों को धोने के बाद सूखे कपड़े से पोंछ लें, ठीक है, पोंछ सकते हैं, सही बात है बिल्कुल। और उस पर तेल लगाएं। तेल लगाना ज़रूरी है नहीं, पता नहीं। तो इसके लिए मुझे फर्स्ट और थर्ड वाला ऑप्शन सही लग रहा है। आप देखो फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन कहीं है इसमें, आप बताओ कौन सा होना चाहिए इसमें। अब देखो हम वही होशियारी कर रहे हैं जो मैं बता रही थी ना कि नहीं करनी है। यहाँ बोला सत्य नहीं पूछ रहे हैं, असत्य पूछ रहा है। गलत कौन सा है? तो दूसरा और चौथा गलत है इसमें। तो आंसर हो गया 2 और 4। वही गलती मैंने कर दी, सोचो आप लोग तो क्यों नहीं कर सकते हो। तो इसमें पूछ रहा है कौन सा असत्य है। सत्य हमने पढ़ा ही नहीं, असत्य कौन सा है? तो पहला और तीसरा तो सही है, आंसर यहाँ पे होगा 2nd और 4th असत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायु में भार होता है। हम बच्चों को ये सिखा रहे हैं कि वायु जो होती है, हवा जो होती है, उसमें वज़न होता है, ठीक है। तो हम कौन सी गतिविधियाँ करेंगे उसके लिए? बीकर, जैसे कि आपने देखा होगा, एक ग्लास ले लो, उस ग्लास या बीकर कुछ भी ले लो, उसे बाल्टी में पानी भर लो, उसको अंदर डुबोने की कोशिश, उसको पानी की सतह पर रखें और उसे नीचे की तरफ ढकेलने की कोशिश करो। या स्ट्रॉ के माध्यम से आप उसको जूस को खींच रहे हो, या गुब्बारे में हवा भर रहे हो, या 2 भरे हुए गुब्बारों की छड़ से बांधें और साम्यावस्था में ले आएँ और उनमें से एक गुब्बारे को फोड़ दें। तो बेटा हमें ये बताना है कि वज़न होता है। पहली बात, अगर गुब्बारे में आप हवा भरोगे तो उससे ये प्रूव होगा कि हवा जगह घेरती है, पर वो ये नहीं बोल रहा है कि हवा जगह घेरती है ना। तो इसके लिए हमारा ये ऑप्शन तो गलत हो गया। तो जब हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं तो या तो हम सही का चुनाव कर सकते हैं पहले, या फिर गलत का चुनाव कर सकते हैं। उसके आधार पर अपना आंसर दें तो वो बेहतर रहता है। तो समझ के हमें आंसर देना है, ठीक है। और आपको पता है पहले सीटेट जो था वो ऑनलाइन होता था, अब वो ऑफलाइन हो गया, ठीक है। हमने जब दिया था तब वो ऑफलाइन ही था, मैंने ऑफलाइन ही दिया था, बाद में ये ऑनलाइन हुआ, अभी फिर दोबारा ऑफलाइन हो गया। तो इसमें आपको क्या रहता है कि 150 मिनट में 150 क्वेश्चंस करने होते हैं। 1 मिनट है आपके पास, ठीक है, तो आप इजीली कर सकते हो। तो यहाँ पर है गुब्बारे में हवा भरना। हवा भरना क्या बताएगा कि भैया जगह घेरती है, ठीक है। स्ट्रॉ के माध्यम से खींचना, तो उससे आप क्या काम कर रहे हो, आप एक चीज़ को एक जगह से दूसरे पर ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ये भी कोई वो नहीं बताएगा। लेकिन आपने 2 गुब्बारे टांग दिए, उसमें से एक फोड़ दिया तो एक साइड झुक जाएगा, तो हाँ भैया ये वाला ऑप्शन इसमें हो सकता है। और खाली बीकर जो है, खाली उल्टा बीकर पानी की सतह से ऊपर रखकर अगर आप उसे नीचे ढकेलने की कोशिश अगर आप करोगे, ठीक है, तो वो भी क्या होगा, उसमें भी थोड़ा क्या लगेगा, आपको जोर देना पड़ेगा। इसका मतलब उसमें वजन होता है। तो यहाँ पर जो आंसर जो सही है वो है 1st और 4th ऑप्शन। देखो 1st 4th हाँ
है हमारे पास। तो इसका आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 2। अगला है हमारे पास, भारत के राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? लोकसभा के अध्यक्ष को, उपराष्ट्रपति को, मुख्य न्यायाधीश को या प्रधानमंत्री को? तो यहाँ पर जो हमारा उत्तर रहेगा, राष्ट्रपति अगर जाता है तो वो अपना उपराष्ट्रपति को दे के जाएगा ऑब्वियसली। तो यहाँ आंसर जो रहेगा वो रहेगा उपराष्ट्रपति, इसका आंसर रहेगा। तो जो त्यागपत्र देगा वो उपराष्ट्रपति को देगा। अलकनंदा और भागीरथी नदियों के संगम पर कौन सा स्थान अवस्थित है? तो अलकनंदा और भागीरथी नदी जो हैं ये कहाँ पर स्थित है? तो बद्रीनाथ है, ऋषिकेश है, रुद्रप्रयाग है, देवप्रयाग है। तो इसके लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा देवप्रयाग। इसके लिए जो हमारा उत्तर रहेगा वो रहेगा देवप्रयाग। ठीक है, तो देवप्रयाग जो है वो यहाँ पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीव व जंतुओं दोनों की मिलने वाली समान क्रिया है, मतलब जो दोनों में हो रही है, जीव और जंतु मीन्स जो एनिमल्स में भी हो रही है और प्लांट्स में भी हो रही है, दोनों में कौन सी हो रही है? वृद्धि और भोजन बनाना, दोनों खाना बना सकते हैं? नहीं। या फिर प्रजनन मतलब रिप्रोडक्शन और खाना बनाना, या फिर प्रजनन और अंकुरण रिप्रोडक्शन और दोनों में वो जर्मिनेशन। ठीक है, जैसे सीड को डालते हैं वो जर्मिनेट करता है, इस तरीके से जर्मिनेशन और वृद्धि और प्रजनन। तो यहाँ पर हम जब देखेंगे जीव और जंतु, प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में हम एक प्रोसेस तो देख सकते हैं, एक प्रोसेस देख सकते हैं, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये दोनों मिलेंगी, तो इसके लिए ये आंसर रहेगा। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन, भूकंप आने का कारण क्या है भैया? भूकंप आ रहा है, क्या कारण है उसका? ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, मानवीय क्रिया या व्हेल मछली का समुद्र में जोर जोर से कूदना? सब समझदार है। अब व्हेल अगर कूदेगी तो उससे भूकंप तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो है कौन कौन से सही हैं? ज्वालामुखी, विस्फोट, सुनामी, मानवीय क्रिया, यहाँ पर आंसर होगा 1, 2 एंड 3। ठीक है, तो इस वीडियो में हम इतने ही क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो भी नेक्स्ट वीडियो के आप इंतज़ार करिए, नेक्स्ट वीडियो भी आएगा, कल आएगा आपका जो नेक्स्ट वीडियो आएगा। और अब तक के लिए अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं इनसे रिलेटेड, या आप किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो चाह रहे हैं, तो आप वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताइए, मैं उस पर्टिकुलर टॉपिक पे बनाऊंगी। और हाँ, सॉरी जो आज ये इतना डिस्टर्बेंस रहा। चलिए।